ठीक है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडवांस जावा सेशंस। ओके, अभी कोर जावा के आपके ऑलमोस्ट जेडीबीसी तक सब कंप्लीट हो गया है, राइट। तो जेडीबीसी एक लास्ट टॉपिक था अपना, जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ में था। अब इसके आगे फ्रेमवर्क बेस्ड अपना प्रोग्रामिंग रहने वाला है। तो अभी तक अपन ने कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं किया था। अभी तक अपन ने नॉर्मल प्लेन कोर जावा, जिसमें नॉर्मल लॉजिक, उप्स कंसेप्ट, उसके बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो मेन मेन कोर कंसेप्ट है ना, उसको अंडरस्टैंड किया था। लेकिन रियलिटी में, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में कभी भी ऐसे कोर प्रोग्रामिंग नहीं चलती है, फ्रेमवर्क बेस्ड प्रोग्रामिंग चलती है। मतलब क्या, अपने को ये तो यूज करना ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो यूज करना ही है, लेकिन अपने को बाद में क्या है, फ्रेमवर्क के अंदर उसके क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स, उनका यूज करके अपने को क्या करना है, कोड को थोड़ा सा कम टाइम के अंदर उससे ज्यादा आउटपुट आना चाहिए। तो ऐसे अपने को रोबस्ट कोड बनाना पड़ता है, जिससे परफॉर्मेंस अपना क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ऐसे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अपने को यहाँ पे क्या है, इफ यू सी हियर, यहाँ पे अलग अलग अपने को फ्रेमवर्क देते हैं। अब वो फ्रेमवर्क में कौन से फ्रेमवर्क है, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग फ्रेमवर्क है। पाइथन के अलग फ्रेमवर्क, जावा के अलग फ्रेमवर्क। अब जावा में अगर आपने देखा ना, तो n नंबर ऑफ फ्रेमवर्क है। उसमें सबसे ओल्ड में स्ट्रट यूज होता था, फिर वहां पे सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशन, बहुत n नंबर ऑफ थिंग्स थे। लेकिन अभी मार्केट के अंदर जावा बेस्ड फ्रेमवर्क्स अगर आपने देखे, तो 3 से 4 एक मेजर इंपॉर्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं उनके बगैर रियल टाइम इंडस्ट्रीज में जावा डेवलपमेंट होती नहीं, उन फ्रेमवर्क्स के बगैर। तो ऐसे कौन से फ्रेमवर्क्स है, और हर एक फ्रेमवर्क का क्या है, अलग अलग काम है। जैसे आपका जेडीबीसी का काम अलग था, उसका काम स्पेशल किसके लिए था, डेटाबेस कनेक्टिविटी और डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए था। सेकेंड थिंग, यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क था। अब कलेक्शन के अंदर क्या था, पूरा डीएसए टाइप था। वहां पे एरे लिस्ट, वहां पे क्यू वगैरह, ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग अपने को क्लासेस दिए हुए थे। तो यहाँ पे भी अभी जो फ्रेमवर्क अपन रियलिटी में देखेंगे, उन हर एक फ्रेमवर्क का काम अलग अलग है। ओके ना, सबको स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है मेरी ऑनलाइन? यस, यस नो? यस सर। राइट, ओके ना। तो देखो अभी फ्रेमवर्क के अंदर कौन से मेजर फ्रेमवर्क है, तो आज के सेशन में बस ये अपने को अंडरस्टैंड करना है कि अपना रोड मैप कैसे रहने वाला है। मतलब अपन एडवांस जावा तो देखेंगे, लेकिन उसमें पहले क्या देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, राइट। कौन से टूल्स, कौन से टेक्नोलॉजीज, कौन से फ्रेमवर्क है, वो अपने को देखना, और उसमें अपन कौन से टॉपिक्स देखेंगे, तो वो अपने को पहले देखना है। ओके, तो अभी फ्रेमवर्क के अंदर सबसे फर्स्ट फ्रेमवर्क था आपका जेडीबीसी, जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो जेडीबीसी को कैसे यूज करना है, क्या है, वो ऑलरेडी आपने देखा है। अब जेडीबीसी के ही एक एडवांस वर्जन में आता है बेसिकली यहाँ पे हाइबरनेट बोलकर, क्या नाम है, हाइबरनेट। तो ये हाइबरनेट का यूज करके सेम डेटाबेस के रिगार्डिंग ही अपन काम करेंगे। जैसे आप जेडीबीसी के थ्रू कर रहे थे ना, वैसे ही हाइबरनेट के थ्रू भी आप सेम काम करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़े से एडवांटेजेस है। अब चूंकि ये फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क है तो इसके अलग से खुद के क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स होंगे। तो उनके मदद से अपन क्या कर सकते हैं, जो काम जेडीबीसी के अंदर अपने को 10 लाइन में, 15 लाइन में, 20 लाइन के कोड में करना पड़ता था, वो आप 2 लाइन में इसके अंदर कर सकते हो। मतलब कोड का जो रीडेबिलिटी वो बढ़ जाता है, मैक्सिमम लाइंस का कोड है वो रिड्यूस होता है, इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। अपने पास ऑलरेडी एरे था, फिर अपन कलेक्शन के पास में क्यों गए, क्योंकि वहां पे सम डिसएडवांटेजेस थे एरे। वैसे ही नॉर्मल कोर जावा के अंदर भी मैं सारे टाइप के एप्लीकेशन बना सकता हूँ, हर टाइप का एप्लीकेशन। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, आपको वहां पे थोड़ा सा कोड का लेंथीनेस बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने देखा, जो एनवायरमेंट अपने को लगने वाला है एप्लीकेशन का, रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने को जो एनवायरमेंट लगने वाला है, वो आपको सबसे पहले वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कोर जावा के थ्रू भी आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, लेकिन रियल टाइम में रिकमेंडेड वे नहीं है। क्यों? बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम एंड एज वेल एज मोर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा लगता है और टाइम भी ज्यादा लगता है, और ये रियल टाइम के इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर एप्लीकेशंस में हम यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकते। हमको कम टाइम में ज्यादा काम चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कुछ करना है, कंपल्सरी यू नीड टू यूज फ्रेमवर्क्स। तो डेटाबेस के साथ में काम करना है कम टाइमिंग के अंदर, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में, यू नीड टू यूज वन फ्रेमवर्क कॉल्ड एज हाइबरनेट। अब इसके साथ में, इसके अलावा भी और बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो इसके जैसे काम करते हैं। आईबैटिस है, बहुत सारे हैं, लेकिन हाइबरनेट ही ज्यादा यूज होता है, टोटली रिटन इन जावा। समझ में आ रहा है ना? तो हम जो फ्रेमवर्क देखने वाले हैं ना, वो टोटली जावा लैंग्वेज के अंदर ही रिटन है, इसलिए मेजरली जावा बेस्ड प्रोजेक्ट होंगे। तो उसके अंदर
ज्यादातर जावा बेस्ड फ्रेमवर्क ही यूज करते हैं। जैसे आपने पाइथन देखा होगा, पाइथन के अंदर डिजांगो नाम का एक फ्रेमवर्क है, राइट। वैसे ही अभी जावा के अंदर है ना हाइबरनेट और भी आगे है, वो सारे फ्रेमवर्क अपन यूज करेंगे क्योंकि वो टोटली किसके लिए बनाए गए हैं, स्पेशली फॉर जावा के लिए, जावा के प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका जो मेजरली वर्क है ना, ये डेटाबेस के साथ में, हाइबरनेट का जो मेजरली वर्क है वो डेटाबेस के साथ में। जैसे आपका जेडीबीसी था, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जेडीबीसी का ही एक एडवांस वर्जन है कौन, हाइबरनेट। लेकिन डिफरेंस क्या है, जेडीबीसी में लेंदी कोड वहां पे होता था एंड यू नीड टू फॉलो एवरी टाइम दी 6 स्टेप्स। वो 6 स्टेप 7 स्टेप आपको एवरी टाइम फॉलो करना पड़ते थे, उनके बगैर ने काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में वो कोड को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, राइट। सेकेंड यहाँ पे फ्रेमवर्क कौन सा है, स्प्रिंग, ओके, मेजर इंपॉर्टेंट। अभी एडवांस जावा रियलिटी में अगर आपने देखा ना, तो एडवांस जावा में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क स्प्रिंग ही है, ओके ना। कौन सा है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट इट विल प्रोवाइड यू वन टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ये आपको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करा कर दे रहा है। अब एनवायरमेंट का एक सिंपल एग्जांपल, आपने कोर जावा में स्टार्टिंग में क्या किया था, नोटपैड पे कोडिंग कर रहे थे। फिर आपने जैसे पैकेज प्रोग्रामिंग आ गया, आपने क्या किया, स्विच टू योर इक्लिप्स। अभी इक्लिप्स पे प्रोग्राम बनाना और नोटपैड में प्रोग्राम बनाना, कौन सा डिफिकल्ट है ज्यादा, यस नोटपैड। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है वहां पे सजेशंस नहीं मिलेंगे, सेव करने के लिए अलग, कंपाइल करने के लिए अलग, रन करने के लिए अलग, मतलब वहां पे क्या है, सब मैनुअल है। तो आपने को वहां पे कुछ एनवायरमेंट है क्या, कुछ सेटअप नहीं। लेकिन जब से अपन इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, आप कंपाइल करते हो क्या कभी, आपने कभी जावा सी कमांड चलाई नहीं, ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है, सजेशंस ऑटोमेटिकली, कुछ एरर ऑटोमेटिकली। तो एक टाइप का आपको क्या मिला है, एनवायरमेंट मिला है। तो आपका काम वहां पे क्या हो गया, ये जो कंपाइलेशन का काम, एरर हैंडलिंग का काम या फिर एरर फाइंडिंग का काम, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अपन यूज करेंगे, तो जावा बेस के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ चीजें हमको ऑटोमेटिक चाहिए रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डेटाबेस के साथ में जो कनेक्शन बनता है ना, तो जेडीबीसी में अपन मैन्युअली लगा रहते, लेकिन मुझे मैन्युअली नहीं चाहिए, मुझे वो कैसे चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे बेसिकली टाइम नहीं है, मैं उसके लिए टाइम नहीं दे सकता एक्स्ट्रा डेटाबेस का कनेक्टिविटी करते बैठने के लिए। मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारा कोड लेंदी पड़ा हुआ है, उसको करना है मुझे। तो जस्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपको 2 से 3 मिनट वहां पे देना पड़ रहा है। तो ये बोलता है कि आपको उसकी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। आपको जार्स कुछ डाउनलोड करने हैं, जार्स को आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है, वो भी खुद टेक केयर कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करा कर देता है, जिसके मदद से आपके चीजें जो है ना, मैन्युअल से ऑटोमेटिक पे आ जाती है, मतलब ऑटोमेटिक होता है वहां पे। समझ में आ रहा है, क्लियर ऑल ऑफ यू, यस ऑनलाइन, ठीक है। सबके नाम लो के मैं यहाँ पे थोड़ा रिप्लाई करो, सुप्रिया, सुरुचि, उमेश, ओके ना, ऋतिक, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल्स को अंडरस्टैंड करने वाले। स्प्रिंग फ्रेमवर्क कुछ अलग नहीं है, इसके अंदर क्या है, जस्ट मॉड्यूल्स है। ऐसे बहुत सारे 30+ अलग अलग मॉड्यूल्स है। लेकिन एज अ डेवलपर आपको इसके जो फंडामेंटल मॉड्यूल्स है ना, तो एक 7 to 10 तक फंडामेंटल मॉड्यूल्स है। उन फंडामेंटल मॉड्यूल्स को अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो कौन से मॉड्यूल में बता कर दे दूंगा, बाद में अपन और डीप डाउन करने वाले। तो ये अभी जस्ट ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। अभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया। अब जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, इन लोगों ने क्या किया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, उनको ऐसे पता चला कि यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर भी बहुत सारे एनहांसमेंट्स करना और बाकी है, ओके ना। क्या बोल रहे थे वो, जो लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम कर रहे थे, डेवलपर्स, वो टाइम पे 2010 2015, तो उन लोगों ने क्या देखा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर भी बहुत जगह पे ऐसे एनहांसमेंट्स करना बाकी है। तो उन लोगों ने क्या किया, वो सारे एनहांसमेंट्स करके इन लोगों ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया। उसका ही नाम अपन क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बूट। समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्प्रिंग बूट बोलते हैं, क्लियर है, उसको स्प्रिंग बूट बोलते हैं। तो अभी स्प्रिंग बूट के अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर था ना, सेम आपके स्प्रिंग बूट के अंदर है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट में कोई ऐसे जमीन आसमान का फर्क नहीं, नॉर्मल नॉर्मल वहां पे बेसिकली क्या है, उनके बीच में डिफरेंस है। तो सेम एप्लीकेशंस आप जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बनाते हो ना, वो सेम आप स्प्रिंग बूट में भी बना सकते हो। बस कुछ कुछ चीजों पे वहां पे एनहांसमेंट्स है, ऑटोमेटिक वहां पे हो रहा है, क्लियर है ना। तो स्प्रिंग बूट पे ज्यादातर अपना काम रहता है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर आप जावा डेवलपर हो तो 100% आपका काम किसके ऊपर होगा, स्प्रिंग बूट।
अभी क्यों स्प्रिंग बूट पे, आप हाइबरनेट भी स्प्रिंग बूट के अंदर यूज कर सकते हो, आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी स्प्रिंग बूट के अंदर यूज कर सकते हो। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो जावा से रिलेटेड है, स्ट्रट है या फिर कोई जेएसपी टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज है, तो वो सारे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग बूट के अंदर उसका यूज कर सकते हो। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये तीन जो मेजर अपने बेसिकली फ्रेमवर्क है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेमवर्क, ओके ना। अब इसके अलावा और क्या चीज है वो देखेंगे, टूल्स भी है इसमें, टूल्स कौन से वो भी देखेंगे। तो ये अपने तीन फ्रेमवर्क अपने को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इन तीन फ्रेमवर्क के अंदर भी बहुत सारे मिनी मिनी फ्रेमवर्क्स या फिर हम बोल सकते हैं मॉड्यूल्स है, तो उन मॉड्यूल्स को भी अपने को पूरा डीप डाउन करना है, प्रैक्टिकल प्लस वहां पे थ्योरेटिकल भी अपने को अच्छे से समझना है, ओके। आपको रियल टाइम प्रोग्रामिंग करनी है तो कंपलसरी आपको ये फ्रेमवर्क के बारे में पता होना जरूरी है। आप ओनली कोर जावा का नॉलेज लेके डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको एनवायरमेंट का नॉलेज पहले होना चाहिए, देन समझ में आ रहा, देन आप काम कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे स्प्रिंग बूट जैसे ही हो गया, इफ यू सी हियर इट मींस कि आप बेसिकली अभी डेवलप कर सकते हो। अब इसके अंदर अलग अलग आर्किटेक्चर्स भी है, ओके ना। हमारे जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं ना रियल टाइम में, तो वो कुछ आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहले एमवीसी आर्किटेक्चर है, एमवीसी आर्किटेक्चर है। उसके बाद में यहाँ पे माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो मेजरली ये दो आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज होते हैं। तो हमारे जो एप्लीकेशन है ना वर्ल्ड में, कोई भी आईटी कंपनी ले लो जहां पे भी जावा यूज हो रहा होगा, ये दो आर्किटेक्चर छोड़ के बाकी कोई दूसरा आर्किटेक्चर यूज नहीं होता है। ज्यादातर बेसिकली एमवीसी या फिर माइक्रो सर्विस बेस्ड। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आर्किटेक्चर अपन देखने वाले। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब माइक्रो सर्विस में क्या देखेंगे सर, एमवीसी में क्या देखेंगे सर, स्प्रिंग बूट में क्या देखेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट में क्या देखेंगे, उसको अभी अपन थोड़ी देर में वहां पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस ऑनलाइन? इसमें Yes, sir. ओके राइट सर। एडिशनली और क्या देखेंगे, डिजाइन पैटर्न्स क्या देखेंगे, और डिजाइन पैटर्न्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डिजाइन पैटर्न? आप लोगों को मालूम है जेडीबीसी में अपन ने एक डिजाइन पैटर्न बनाया था, सिंगलटन। तो रियल डिजाइन पैटर्न का जो मेन काम रहता है ना, वो आपका जो आपकी जो प्रॉपर्टीज है या फिर आपका पर्टिकुलर जो सिनेरियो है उसको फुलफिल करने के लिए यूज होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स एडवांस में यूज होते हैं, और रियल टाइम में डिजाइन पैटर्न से एडवांस जावा में यूज होता है। कोर जावा में आप उसको सही से देख नहीं सकते, लेकिन एडवांस जावा में डिजाइन पैटर्न अपने को यूज करना है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपने कुछ तो क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया है। अभी जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो लेट्स से आपने क्या किया, अमेजोन पर से ना कुछ तो बुक किया, आपने एक आधी कार बुक की, छोटी सा टॉय। अभी वो टॉय बेसिकली 500 रुपीज का है, और आपने वहां पे क्या किया, फोन पे के ऊपर से अपना पेमेंट कर दिया, फोन पे के ऊपर से यूपीआई। अभी यहाँ पे समझने वाली बात है, अमेजोन को क्या मालूम आपके मोबाइल में फोन पे है या नहीं है। आप जैसे ही फोन पे के ऊपर क्लिक करते हो अमेजोन के, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल का फोन पे ओपन होता है, और फोन पे ओपन होने के बाद वहां पे क्या आता है, डायरेक्टली प्राइस आ जाती है, किसको भेजना है वो बैंक अकाउंट का नेम भी वहां पे आ जाता है। आपको जस्ट क्या करना है, पासवर्ड डालो, एंटर करो, पेमेंट सक्सेसफुल कर दो। मतलब इसको इन्फॉर्मेशन किसने दी, फोन पे वाले को, अमेजोन वाले ने इन्फॉर्मेशन दी। मतलब यहाँ पे अमेजोन वाले ने फोन पे वाले को इन्फॉर्मेशन दिया किसके रिगार्डिंग, ओनली प्राइस, ट्रांजैक्शन आईडी एंड डेट, ये तीन चीजें उसने दे दिया, और बैंक अकाउंट का नेम। क्लियर है ना, जिसके अंदर आपको पैसे जमा करवाने जो अमेजोन का अकाउंट है। तो ये चार ही चीजें उसने क्या किया, किसको भेजा, फोन पे वाले को भेजा। मतलब इसके पास डेटा तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसने फोन पे को कितनी चीजें भेजी जो उसको लगती थी फोन पे को। तो फोन पे को चार चीजें लग रही थी, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट एंड वहां पे ट्रांजेक्शन अमाउंट, बस ये तीन चार चीजें ही लग रही थी। तो जितने अमाउंट का वहां पे आपको बेसिकली ट्रांजेक्शन करवाना था, ऑटोमेटिकली उतने अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिडक्ट होते हैं और अमेजोन के अंदर चले जाते हैं। तो हम ऐसे एप्लीकेशन के बीच में उनको जितना डेटा लग रहा है ना, उतना ही डेटा हम भेजते हैं, अननेसेसरीली सारा का सारा डेटा अपन नहीं भेजते। तो वो भेजने के लिए भी हमको पैटर्न यूज करना पड़ता है, उसको डीटीओ पैटर्न बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ओके ना। तो ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ पैटर्न है जो एडवांस जावा में यूज होते हैं, और मेजरली इंटरव्यूज में आपको ये डिजाइन पैटर्न्स के बारे में बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 6 to 7 मल्टीपल डिजाइन पैटर्न है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। अब इसके अलावा और क्या है सर, तो यहाँ पे टूल्स है। अभी डेवलपर बोला है, डजंट मीन कि ये फ्रेमवर्क आ गया, जावा का डेवलप कोर जावा आ गया, हो गया, अभी मैं डेवलपर बन गया, नहीं। तो डेवलपर हो तो आपको टूल्स आने चाहिए। डेवलपमेंट करते समय आपको n नंबर ऑफ टूल्स का मदद लेना पड़ता है। किस पर्पज के लिए सर, मॉनिटरिंग के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, वहां पे आउटपुट ट्रेसिंग के लिए, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, मेल सेंडिंग्स के लिए। तो आपको अलग अलग सर्वर्स या फिर अलग अलग टूल्स का वहां पे यूज करना पड़ता है।
तो मेजरली इसमें कौन से टूल्स है, तो मेजरली इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मैविन। कौन सा टूल है? मैविन टूल। समझ में आ रहा ना? उसके बाद में यहाँ पे बेसिकली अगर आपने देखा तो log4j है, लॉगर log4j आपका एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है, क्या चल रहा है बैकएंड के अंदर, कौन से सर्विसेज रनिंग में है, उसका लॉग अपने पास में रहता है। एंड यहाँ पे सब मॉनिटरिंग टूल्स है। मॉनिटरिंग इन द सेंस आपका एप्लीकेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, सिचुएशन क्या है आपके एप्लीकेशन के, डाउन में है या अप में है, आपके एप्लीकेशन में ऑर्डर सर्विस चल रही है क्या, पेमेंट सर्विस चल रही है क्या, तो ये चेक करने के लिए मॉनिटरिंग करना पड़ता है। सिक्योरिटी कैसे है आपके एप्लीकेशंस की, तो वो सारे इन टूल्स के अंदर आ जाता है। और मॉनिटरिंग के अंदर तो फिर बहुत बड़ा है, फिर वहां पे स्प्लंक है, ईएल के स्टैक है, एक्चुएटर है, बहुत सारे टूल्स है। तो ये तो मैंने बस आपको मेजर ऊपर ऊपर के बताए, इसमें जेनकिंस है, CI/CD पाइपलाइंस है, वो सब अपने को यहाँ पर देखना है। तो एज अ डेवलपर आपको इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, इसको यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ क्रिएट करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्रिएट करना है, लेट्स से मॉनिटरिंग में कुछ मुझे डैशबोर्ड क्रिएट करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑप्स टीम वालों की, ऑपरेशन टीम वालों की, मेजरली डेवऑप्स इंजीनियर वालों की। आपका काम क्या है? वो लोग बस आपको क्या देते हैं? क्रेडेंशियल्स देते हैं, हमको बस वहां पे जाके लॉग्स देखो, मॉनिटरिंग करो, एप्लीकेशन कैसे चल रहा है, सर्वर अप में है या डाउन में है, सर्वर कितना रैम ले रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो टूल्स का क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन अपने हाथ में नहीं है, टूल्स का क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन किसके हाथ में? डेवऑप्स इंजीनियर। लेकिन सम टूल्स आर देयर, लाइक मैविन टूल है, उसके बाद में log4j है, उसके बाद में गिटहब है, इनका कॉन्फ़िगरेशन अपने को खुद करना पड़ता है, क्योंकि डेवलपर इसका रोज मुंह देखता है। समझ में आ रहा है ना? राइट, इनका रोज वहां पे बेसिकली उसको काम पड़ता है डेवलपर को, ये तीन टूल का, मैविन, लॉग एंड गिटहब। ओके ना? तो ये तीन का कॉन्फ़िगरेशन डेवलपर को खुद करना पड़ता है। बाकी जो है वहां पे CI/CD पाइपलाइन है, जेनकिंस है, कुबरनेटिस है, डॉकर है, वो अपना नहीं रहता है, अपन उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं। राइट, उसका कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है? डेवऑप्स इंजीनियर, फिर ऑपरेशन इंजीनियर वाला, क्लाउड इंजीनियर, जो भी कोई रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑनलाइन यस नो? इसमें किसी को Yes, कुछ sir. कुछ पूछना है? यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस, अभी थोड़ा एडवांस लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे ना आप इसके साथ में हैबिचुएटेड हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? अब सर एग्जैक्टली हाइबरनेट के अंदर क्या देखना है? ओके ना? अभी इन मॉड्यूल्स के अंदर ये जो ऊपर ऊपर के हो गए, अब हाइबरनेट में क्या देखेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या देखेंगे, स्प्रिंग बूट के अंदर क्या देखेंगे, लाइक दिस। ओके, तो अभी हाइबरनेट मैंने पहले ही बताया, ये एक डेटाबेस रिलेटेड फ्रेमवर्क है। डेटाबेस मतलब आपके एप्लीकेशन के साथ में डेटाबेस कनेक्ट करते हो आप, तो उसके ऊपर कुछ आपको परफॉर्म करना है, लाइक हम क्वेरी फायर करते हैं, डेटा लाते हैं। अब डेटाबेस नहीं है तो वहां पे बेसिकली एप्लीकेशन ही नहीं बन सकता, समझा? तो अभी जितने मेन एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है, वेब एप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है, इन सबको डेटाबेस लगता ही है। तो डेटाबेस के ऊपर काम करवाना है, लेकिन डेटाबेस को परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन का भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। डेटाबेस वहां पे लोड में आ रहा है तो आपको आपके एप्लीकेशन में कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा क्या? नहीं। तो दोनों का भी परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो उसको करने के लिए ना हमको यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है, और कम टाइम में ज्यादा काम, कम टाइम में ज्यादा काम। राइट, 1 मिलियन यूजर का डेटा आना चाहिए 10 सेकंड्स के अंदर, तो वो कैसे लाएंगे? वो फ्रेमवर्क का यूज करके। नॉर्मली क्वेरी लिखते बैठोगे टाइम लगेगा, क्वेरी को टाइम लगेगा, उसमें एरर आएंगे उसको टाइम लगेगा, चलो क्वेरी लिखी, रन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, डेटा को लाने के लिए भी टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फ्रेमवर्क के अंदर यूज कैसे करना है। तो पहले अपने को फ्रेमवर्क के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले फ्रेमवर्क में अपन क्या देखेंगे? जेडीबीसी वर्सेस हाइबरनेट, जेडीबीसी वर्सेस हाइबरनेट। मतलब पहले तो जेडीबीसी है अपने पास में, सो व्हाई वी आर गोइंग टू द हाइबरनेट। समझ में आ रहा है ना? जेडीबीसी ऑलरेडी है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर। एडवांस में जाने की क्या जरूरत है? कोर जावा से तो सब कुछ बना सकते हैं ना, तो आपका इफेक्टिवली आंसर वहां पे होना चाहिए। राइट, यहाँ पे आपका कोड का लेंदीनेस कम करवा रहा है, बॉयलर प्लेट कोड कम करा रहा है, जो 10 लाइन में हो रहा था वो 1 लाइन में हो रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, सर्वर का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, एप्लीकेशन बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? लाइक दिस। आफ्टर दैट यहाँ पे बेसिकली हाइबरनेट के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस है, हाइबरनेट के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस है। तो हाइबरनेट के कौन से इंटरफेसेस है? सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री, उसके बाद में सेशन, उसके बाद में क्वेरी। तो ये मल्टीपल इंटरफेसेस है।
ओके ना, इन इंटरफेसेस के बारे में अंडरस्टैंड करना है। और इन इंटरफेसेस के मल्टीपल मेथड्स है, इन इंटरफेस के क्या है, मल्टीपल मेथड्स है। उन मेथड्स के बारे में भी अपने को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके राइट, नाउ अभी ये तो हो गया इंटरफेस। अब इनके अलग अलग मेथड्स है, तो इसमें सेव और अपडेट, डिलीट, आपको डिलीट करना है तो डायरेक्ट डिलीट मेथड चला दो, आपको सेव करना है तो डायरेक्टली सेव मेथड चला दो। मतलब यहाँ पे मेथड पे काम होता है, आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेरी ये खुद बना कर देंगे आपको, इतना सुपर फास्ट है ये। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेरी कैसे बनाता है, हम उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे क्वेरी बनाने के लिए, राइट। तो वो काम सब कुछ ये टेक केयर करता है, ठीक है ना। तो उसको इंस्ट्रक्शंस देना है तो आप हमको यहाँ पे अलग से एक लैंग्वेज है एचक्यूएल बोल के, वो एचक्यूएल अपने को यहाँ पे यूज करना। जैसे आपकी एसक्यूएल है ना, वैसे एचक्यूएल है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। जैसे एसक्यूएल है वैसे ये एचक्यूएल है, तो इसको अपने को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद में यहाँ पे डीबी कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, डीबी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, तो इसके कनेक्शन के प्रॉपर्टीज, कनेक्शन प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे बेसिकली हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। तो सम कनेक्शन के प्रॉपर्टीज अलग आते हैं, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज अलग आते हैं। और आपको जितना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इतना सारा का सारा आपको करना ही पड़ने वाला है, देयर इज नो एनी ऑप्शन। ओके, इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है। एडवांस जावा में एक और एक चीज आपको करनी ही करनी है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर वो आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से रहने दो, या फिर आप कल को जाके रियल टाइम डेवलपमेंट करने वाले उसके पर्सपेक्टिव से रहने दो, दोनों भी। तो आपको जितना यहाँ पे है कंपलसरी उतना करना ही करना है, उसमें कुछ ऑप्शन डाल के नहीं चलने वाला, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, सब यूज होता है और सब इंटरव्यू में पूछते भी है। ओके राइट, और एक टाइम पे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आई विल शेयर यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाइबरनेट, रिगार्डिंग स्प्रिंग, उतने क्वेश्चंस को 100% इंटरव्यू हो जाएगा। बट हमारा मेन मोटिव वो नहीं है। आपको यहाँ पे रियल टाइम में जब प्रोजेक्ट पे बिठाया जाएगा, आपको बोला जाएगा ये टास्क है, इस टास्क में ये कंट्रोलर की मेथड है, इस मेथड में ये काम करना है, तो आपको वो करते आना चाहिए। आपको वो डेटा ट्रेसिंग करते आना चाहिए। अगर डेटा वहां पे फट रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, तो उसको रिजोल्वमेंट आपको करते आना चाहिए। तो वो मेन मोटिव है, राइट। इंटरव्यू तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, उतने करो, हो जाएगा इंटरव्यू। लेकिन अपना मेन मोटिव नहीं, आपको भी खुद डेवलपमेंट करते आनी चाहिए। मैंने आपको CRUD ऑपरेशन करने बताया यहाँ पे, तो स्प्रिंग बूट में आपको CRUD ऑपरेशन करते आना चाहिए। एपीआई को राइट करने बताया, एपीआई का राइट करना आना चाहिए। उसको सिक्योरिटी देना है, सिक्योरिटी देने आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। तो हाइबरनेट में कनेक्शन प्रॉपर्टीज, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। इसके बाद में फिर यहाँ पे नेटिव क्वेरीज है, नेटिव क्वेरीज है। उसके बाद में यहाँ पे क्राइटेरिया एपीआई है, क्राइटेरिया एपीआई है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे डर्टी चेकिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैपिंग एसोसिएशंस, मैपिंग एसोसिएशंस, जिसमें अपना 1 to 1, 1 to 1, 1 to many, ओके, मेनी टू 1, मेनी टू मेनी, ऐसे मैपिंग एसोसिएशन है। तो इसका ऑलरेडी डिटेल आपके पास में ब्रोशर के अंदर आपके सब है, उसके अंदर पूरा। समझ में आ रहा है ना? तो वही सारी चीजें अपने को पहले अपने को हाइबरनेट अंडरस्टैंड करना है। हाइबरनेट एक बार अपना हो गया तो यहाँ पे हाइबरनेट अपना एक टेंटेटिवली 15 डेज पकड़ कर चलना, तो 15 डेज में अपना हाइबरनेट फिनिश। और मेक श्योर दैट गाइस, इसके अंदर बहुत ऐसे कुछ अलग चीजें नहीं है, कोडिंग अपना कोर जावा का ही रहने वाला है। बस कुछ इसके इंटरफेसेस है, कुछ इनके मेथड से, राइट, उनकी मदद अपने को लेनी पड़ने वाली है, वही अपना एडवांस जावा है। मतलब रियलिटी में कोर जावा का ही डेवलपमेंट है, लेकिन इन सम पार्ट हमको मदद लेनी पड़ती है कि इनकी एडवांस जावा वाली चीजों की, मतलब इन फ्रेमवर्क्स की। समझ आ रहा, क्लियर है? तो वो अपने को जमना चाहिए, वो अपने को आना चाहिए। ये बाबा अभी यहाँ पे डिलीट करना है, तो अभी मैं कौन सी मेथड यहाँ पे चलो हाइबरनेट की, समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको पता चलना चाहिए। आप कोर जावा से उसको डिलीट कर सकते हो, थोड़ा सा 3 4 5 6 लाइन का कोड लिख कर, लेकिन हमको कोर जावा वहां पे यूज नहीं करना है, हमको क्या करना है, एडवांस जावा यूज करना है। तो हाइबरनेट में कौन सी मेथड है जो डिलीट करा कर देती है, अब डिलीट में क्या पास करा दो, तो ये आपका बिल्डअप होना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो कि मुझे फ्रेमवर्क यूज करने आता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? अब इसमें n नंबर ऑफ चीजें हैं। तो हाइबरनेट के अंदर ओनली डेटाबेस, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। डेटाबेस के साथ में काम कैसे कराना है, कौन से अलग अलग इंटरफेसेस है, मेथड्स क्या क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके ना, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? क्लियर यहां तक ऑल ऑफ यू? यस ऑनलाइन, ठीक है? यस नो? नैन्सी क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है ना मेरी? सुरुचि, उमेश, ओके, यस सर। आदेश काय क्लियर है? यस। ऐश्वर्या, ज्योति, लावण्य, यस सर। क्लियर है? मिनीनाथ क्लियर है? आमिर, यस। ओके, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ अभी देखो
हाइबरनेट जैसे ही अपना एंड हो जाता है 15 डेज तक अपना हाइबरनेट, टेंटेटिवली मैंने 15 दिया, उसके पहले हो जाएगा 12-11 डेज में। जैसे अपना हाइबरनेट एंड हो जाता है इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अपना मेजरली इंपॉर्टेंट स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ओके ना। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एग्जैक्टली है क्या, तो देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इसके अंदर बस मॉड्यूल्स है। क्या है? मॉड्यूल्स। तो स्प्रिंग कैसे 30+ मॉड्यूल्स है, लेकिन अपने को जो मॉड्यूल्स लगते हैं ना वो बेसिकली 7 से 10 मॉड्यूल है। उन मॉड्यूल्स को अपने को अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें से कौन से मॉड्यूल्स है, तो मैं मॉड्यूल्स के बस नाम लिखता हूँ, ध्यान में रहने दो, नहीं तो फिर अपन स्प्रिंग जैसे स्टार्ट करेंगे तो मैं डायरेक्टली वहां पे करवा के लूंगा आपसे, डोंट वरी, ओके राइट। इसमें सबसे पहले आपका कोर मॉड्यूल, फिर है यहाँ पे कंटेक्स्ट, फिर है यहाँ पे एओपी, डीएओ, ओके, एमवीसी, ओआरएम, वेब एमवीसी, यहाँ पे डेटा जेपीए, ओके। उसके बाद में यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड, ओके। अब इसमें ऐसे भी है, आप जब माइक्रो सर्विस में जाओगे ना तो रोज आपको एक एक सेशन में 2-2 3-3 मॉड्यूल आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब एक ऑलमोस्ट 15 to 20 मॉड्यूल्स आपके हो जाते हैं। लेकिन सारे मॉड्यूल्स पे काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी स्प्रिंग एआई आया है। क्या है? स्प्रिंग एआई। अब उसकी अपने को कुछ जरूरत नहीं है, राइट। फ्यूचर में अगर कुछ एनहांसमेंट आते हैं तो आप उसको लर्न करके, तो ऐसे 30+ इनके आते ही जा रहे हैं मॉड्यूल्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इनके मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, राइट। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको सारे के सारे मॉड्यूल आते हैं। तो हमको अपने एप्लीकेशंस में कितने मॉड्यूल लग रहे हैं सर? 5 ही करो यूज, बाकी की यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, मुझे मेरे एप्लीकेशंस में डेटाबेस इंटीग्रेट करना है, ओके, इसमें से कितने मॉड्यूल यूज है डेटाबेस के लिए? 2 मॉड्यूल, 2 ही यूज करो, बाकी यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये कुछ ऐसे सिलेक्टिवली मॉड्यूल्स है जो हमको प्रोजेक्ट बनाते समय लगते ही लगते हैं। तो ये 7 से 10 मॉड्यूल है, इनको आपको डालना ही पड़ता है, बगैर इनके आपका प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? क्लियर है, राइट। तो स्प्रिंग क्लाउड है, इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी एक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी है। उसके बाद में यहाँ पे और भी है, मॉनिटरिंग के लिए कुछ यूज होते हैं, मॉनिटरिंग के लिए। उसके बाद में सम आपके माइक्रो सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। तो अपन स्प्रिंग क्लाउड है, यूरेका है, डिस्कवरी क्लाइंट है, एपीआई गेटवे है, बहुत सारी चीजें हैं, जिपकिन है, एडमिन सर्वर है। तो उनके लिए मॉड्यूल्स डायरेक्टली अलग अलग ही है। लेकिन सर फिर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है? तो इनमें से जो सबसे 8 वाले जो मॉड्यूल्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको स्प्रिंग पे काम करना है तो आपको पहले 8 मॉड्यूल आने चाहिए। किसी भी स्प्रिंग के मॉड्यूल के ऊपर आपको काम करना है तो आपको सबसे पहले 8 मॉड्यूल आने चाहिए। और अगर आपको इन 8 मॉड्यूल के ऊपर काम करना है तो आपको स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल आना चाहिए। समझ में आ रहा है? डिपेंडेंसी देखो कैसे। अब इस कोर मॉड्यूल के अंदर क्या है? इस कोर मॉड्यूल के अंदर 2 चीजें हैं, एक आईओसी और एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये आपको समझ में आ गया, आप सारे मॉड्यूल पे काम कर सकते हो। क्लियर है ना? यस और नो? बस हर एक मॉड्यूल का क्या है, अगेन सेम, इंटरफेस अलग, क्लासेस अलग, मेथड्स अलग। आपको बस पता होना चाहिए कब कौन सा कब यूज करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सब मॉड्यूल पे काम करना है तो आपको ये 8 मॉड्यूल आने चाहिए। इन 8 मॉड्यूल पे काम करना है आपको ये कोर मॉड्यूल आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे जितने मॉड्यूल्स मैंने लिखे हैं सब मॉड्यूल्स अपन देखने वाले, क्लाउड, उसके बाद में सिक्योरिटी वगैरह सब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर? तो अभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर स्टार्टिंग में अपन सारे मॉड्यूल को एक साथ ही नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले अपन कौन सा देखेंगे, मैंने पहले बताया सबका यहाँ पे बेस फाउंडेशन क्या है स्प्रिंग का, कोर मॉड्यूल। तो कोर मॉड्यूल अपन पहले देखेंगे। जैसे ही अपना कोर मॉड्यूल हो गया, कोर मॉड्यूल के बाद में फिर धीरे धीरे अपन आगे के मॉड्यूल्स अंडरस्टैंड करने वाले। अब इसमें एक मॉड्यूल है ये वेब एमवीसी, इसमें अपन पूरा वेबसाइट वगैरह पूरा वहाँ पे कैसे बनाना है, सर्वर पे कैसे डालना है, सर्वर पे डाल के रन कैसे करना है, वेबसाइट के फ्रंट एंड पे से बैक एंड पे डेटा कैसे लेना है, बैक एंड में से फ्रंट एंड पे डेटा कैसे भेजना है, फ्रंट एंड पर से डेटाबेस में डेटा को कैसे स्टोर करना है, मतलब एक पूरा एंड टू एंड वेबसाइट का जैसे वर्किंग रहता है ना, वो पूरा वे अपन स्प्रिंग वेब एमवीसी के अंदर देखें। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ऑनलाइन? ठीक है, ओके। तो ये अपना बेसिकली क्या हो गया, स्प्रिंग के अंदर हो गया। ओके, स्प्रिंग के अंदर अपन इतने सारी चीजें देखने वाले। नाउ अभी इन्हीं मॉड्यूल का यूज करके जो एप्लीकेशन आप बनाओगे ना, वही सेम एप्लीकेशन अपन किसके अंदर देखेंगे बाद में, इसका ही एक एडवांस वर्जन है, कौन? स्प्रिंग बूट। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन नहीं करना है, स्प्रिंग बूट सेम ही है ऐसे नहीं है। स्प्रिंग बूट थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ा सा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसमें सम पार्ट में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। उसी के एनहांसमेंट में यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग बूट है जो कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन देता है।
तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पहले अंडरस्टैंड करेंगे, और जो एप्लीकेशन आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बनाओगे वो सेम आप स्प्रिंग बूट में भी बनाओगे। तो कभी कभी इंटरव्यूज में आपको फेमस क्वेश्चन है, स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, राइट? तो वहां पे आपका सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग और आंसर क्या होना चाहिए, स्प्रिंग बूट क्या है, एक वे है आपके एप्लीकेशन को बनाने का, इट इज जस्ट एन अप्रोच, एक अप्रोच है, एक वे है, क्लियर है ना? जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अपन बनाते हैं वो सेम अपन स्प्रिंग बूट में भी बना सकते हैं। फिर फायदा क्या है, फायदा एक ही है, इसमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ता है, इसमें स्प्रिंग बूट के अंदर हम उससे करवा के लेते हैं। समझ में आ रहा ना? मतलब कैसे है, यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई लोग यहाँ पे स्प्रिंग बूट यूज करते हैं। और रियल टाइम के प्रोजेक्ट अगर आपने देखा ना, सम प्रोजेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क में है, सम प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट के अंदर है, दोनों में ऐसे कुछ अंतर दिखाई नहीं देता है। जैसे आपका इंटेलिज आईडी और आपका इक्लिप्स आईडी, अलग फर्क है ना, समझ में आ रहा है? इधर अलग दिखाई देता है, इधर अलग दिखता है, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे वैसे नहीं है, स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क नियर बाय सेम ही दिखाई देते हैं, कुछ अलग नहीं है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जैसे सम केसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन अपने को करना पड़ता था, यहाँ पे बस क्या है, वो ऑटोमेटिक होता है। दैट्स व्हाई वहां पे लोग ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, वो स्प्रिंग बूट यूज करते हैं, ना कि स्प्रिंग यूज करते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट? इट डजंट मीन कि फिर स्प्रिंग यूज ही नहीं होता, हाइबरनेट यूज ही नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो अभी भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे रन हो रहे हैं, जो ओनली हाइबरनेट यूज कर रहे हैं, जो ओनली जेडीबीसी यूज कर रहे हैं, लेगेसी प्रोजेक्ट जिनको बोलते हैं। ओल्ड है, 10-10, 15-15, 20-20 साल काम चल रहा है उसके ऊपर, ऐसे लेगेसी प्रोजेक्ट्स। ओके ना? तो रिसेंटली जो मेन प्रोजेक्ट्स है, बैंकिंग वाले प्रोजेक्ट्स है, फाइनेंस वाले प्रोजेक्ट्स है, ट्रेडिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, डोमेन बता रहा हूं आपको, ईआरपी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर स्प्रिंग बूट यूज होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट? तो ये जैसे अपना स्प्रिंग हो गया, अब स्प्रिंग बूट के अंदर अपन कुछ अलग नहीं देखेंगे, ये सारी चीजें स्प्रिंग बूट में ही अपन फिर से देखेंगे। एंड स्प्रिंग बूट के भी कुछ क्या है, अलग अलग फीचर्स है, वो फीचर्स भी अपन अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसमें log4j है, उसमें बेसिकली आपका लॉगिंग सिस्टम होगा, एक्चुएटर है, मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका, वो सब उसके अंदर देखेंगे। और स्प्रिंग बूट होने के बाद में देन फिर अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अभी ये रियल टाइम प्रोजेक्ट का प्री रिक्विजिट क्या है आपका, पूरा मतलब कोर जावा से लेके तो स्प्रिंग बूट तक का आपका नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। अब ये प्रोजेक्ट कैसे रहने वाला है, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना? एंड इफ यू सी हियर, बस आपने ये प्रोजेक्ट भी कर लिया और आपके रिज्यूमे में डाल दिया ना, फिर भी आपको अच्छे से कॉल भी मिलेंगे और आपको जॉब भी मिलेगी। आपको एक वहां पे लगेगा कि बाप रे, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, रियल टाइम में काम किया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर क्या चीजें यूज होने वाली, यही सारी चीजें, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, सब कॉम्बिनेशन मिक्स अप पूरा। तो ये पूरा रियल टाइम का अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? और ये प्रोजेक्ट किस डोमेन से रहने वाला है, तो अपने पास में मल्टीपल डोमेन के प्रोजेक्ट है, हेल्थ केयर रिलेटेड डोमेन भी प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे बैंकिंग वाला, फाइनेंस वाला, ऐसे मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट्स है आपके पास। तो अपन ने यहाँ पे वो देखने वाले हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस ऑनलाइन, राइट? एंड जैसे ही प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट होता है, उसके बाद में फिर साइड बाय अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइक्रो सर्विस भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो कि हॉट टॉपिक है करंट डेज के अंदर। माइक्रो सर्विस, काफका वगैरह, बहुत सारे रेडिस विडिस टूल भी आ जाते हैं इसमें, तो वो भी अपने को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है ना? तो अपना अगर आपने देखा, हाइबरनेट ये बेसिकली 15 डेज का रहने वाला है। उसके बाद में जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, जहां पे अपन कोर मॉड्यूल देखेंगे, तो कोर मॉड्यूल अपना बेसिकली 1 वीक चलेगा, 7 डेज। एंड उसके बाद में जो रिमेनिंग जो टाइम है, तो 20 to 25 डेज अपन बेसिकली यहाँ पे स्प्रिंग बूट को देने वाले हैं, जिसके अंदर ये सारे मॉड्यूल्स अपन देखेंगे। एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे माइक्रो सर्विस के आपके बेसिकली एक 10 to 15 डेज, ओके। एंड उसके बाद में फिर अपना प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट अपना नेवर एंडिंग है, मतलब आप, मैं टास्क देते जाऊंगा, आप उसको बनाते जाना है, बस वो नेवर एंडिंग रहने वाला, कभी भी प्रोजेक्ट एंड नहीं होते हैं। क्लियर है? तो ऐसा अपना पूरा पूरा ये एडवांस जावा का पाथ रहने वाला है। अब सर कोर में क्या देखेंगे, आईओसी, आईओसी मतलब क्या, उसके अंदर क्या है, तो वो जब अपन स्टार्ट करेंगे ना, तभी आपको समझना बेहतर है। अभी अगर मैं बताऊंगा ना, बाउंस हो जाएगा टोटली, ठीक है ना? राइट? तो वो जब अपन स्टार्ट करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है?